रुख कर रहे हैं, दिल्ली से आ रही है, जहां कांग्रेस सीईसी की बैठक निरस्त हो गई है। मध्य प्रदेश को लेकर आज बात नहीं हुई, कल होगी सीईसी की बैठक एक बार फिर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को लेकर आज बैठक में बात नहीं हुई है और ऐसे में जो मध्य प्रदेश के लिए 18 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार था, वो इंतजार बना रहेगा। कल एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, जिसके लिए 18 सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आज प्रत्याशियों की अनाउंसमेंट कर देगी कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज दिल्ली में सीईसी की इस बैठक में बात मध्य प्रदेश को लेकर नहीं हो पाई। वहीं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने राहुल को इंदौर से रिकॉर्ड वोट से हराने का दावा किया है। कांग्रेस रमेश मेंदोला पर पलटवार कर रही है, जबकि बीजेपी राहुल के अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ने पर सवाल खड़े कर रही है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बयानों के तीर चल रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और राहुल गांधी को इंदौर से चुनाव लड़ने को न्योता दे दिया। रमेश मेंदोला ने एमपी कांग्रेस के लिए पत्र लिखा है। आप बेचारे जीतू पटवारी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? मेरा आग्रह है, उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दीजिए। हमारा इंदौर मोदी जी का परिवार है। ये परिवार राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देगा। ये अहंकार नहीं, विश्वास है। रमेश मेंदोला का सोशल मीडिया पर पोस्ट कांग्रेस को रास नहीं आया और कांग्रेस ने मेंदोला पर लाइमलाइट में रहने के लिए बयान देने का तंज कस डाला। बीजेपी ने रमेश मेंदोला का समर्थन करते हुए सवाल दागा कि आखिर राहुल ने परंपरागत अमेठी और रायबरेली को क्यों छोड़ दिया। कई बार लाखों वोट से जीतने के बाद उनको पार्टी ने हाशिए पे डाल रखा है, ना मंत्री बना रहे हैं, ना उनको कोई महापौर लड़ाया। जिस प्रकार की स्थिति उनके साथ कर रखी है, तो थोड़ा सा हो सकता है मानसिक संतुलन खराब हुआ होगा और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में कैसे इधर उधर बड़बोलापन करके चीजें बनाने का काम करें, सिर्फ इसकी कोशिश है। मेरा निवेदन है, विधायक जी चिंता नहीं करें। राहुल जी वायनाड से सांसद है। मेरा आपसे निवेदन है कि मोदी जी से निवेदन करो कि वो वायनाड से जाके चुनाव लड़े। 7 तो छोड़ो, 10 लाख से हरा के वहां से मोदी जी को भेजेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जो उनकी पुश्तैनी सीटें थी अमेठी और रायबरेली, वहां से वो क्यों आज उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। वायनाड में यदि प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने जाते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को वायनाड छोड़ के फिर आगे किसी श्रीलंका जाना पड़ेगा, क्योंकि आज वास्तविकता ये है कि गांधी परिवार अपनी जमीन खो चुका है और जो हमारे इंदौर से हमारे विधायक जी ने उनको निमंत्रण दिया है, वो हमारी जीत का दम्भ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है कि राहुल गांधी जी जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें हराने जा रही है। राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अमेठी से वो हार गए थे, जबकि वायनाड से उनको जीत हासिल हुई थी। अमेठी से राहुल 3 बार सांसद रहे। ऐसे में कांग्रेस की खिसकती जमीन को लेकर बीजेपी हमलावर है और इस पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर रमेश मेंदोला जो दावा कर रहे हैं वो यूं ही नहीं है। इंदौर बीजेपी का वो किला है जो एक तरह से अभेद्य रहा है। खास बात यह है कि 1989 से 2019 तक कांग्रेस के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा, पर हार का सामना करना पड़ा। इनमें से कईयों का तो करियर ही खत्म हो गया। कौन कौन यहां से लड़ा है, उनके नाम आपको बताते हैं। प्रकाश चंद सेठी 89 में हारने के बाद चुनाव नहीं लड़ा। ललित जैन 1991 में लोकसभा के बाद 1993 में विधानसभा चुनाव हार गए। फिर 4 बार विधानसभा 4 से चुनाव लड़े, लेकिन ललित को यहां से हार मिली। मधुकर वर्मा 1996 में लोकसभा चुनाव लड़ा पर हार गए। इसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। पंकज सिंघवी 1998 में सुमित्रा महाजन को टक्कर तो दी, जीत नहीं पाए। 2009 में महापौर, 2013 में विधानसभा चुनाव भी हार गए। महेश जोशी 99 में बीजेपी की जीत का सिलसिला खत्म करने उतरे पर हार गए। बाद में फिर कोई चुनाव नहीं लड़ा। रामेश्वर पटेल कई चुनाव जीते, पर जब 2004 में महाजन से मुकाबला हुआ तो हार का सामना करना पड़ा। सत्यनारायण पटेल 2009 और 14 में लोकसभा चुनाव हारे, 13, 18 और 23 में विधानसभा चुनाव हार गए। पंकज सिंघवी
19 का चुनाव लड़ा, लेकिन शंकर लालवानी से हार गए और अब तो पंकज सिंह भी बीजेपी के हो गए हैं और इसीलिए रमेश मेंदोला राहुल गांधी को यहां से इलेक्शन लड़ने की चुनौती दे रहे हैं इंदौर से, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी ने महादेव ऐप को लेकर एफआईआर की। ये मामला शांत होता इससे पहले कांग्रेस के ही पूर्व महामंत्री ने लेटर बम गिरा दिया। रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर 5 करोड़ 89 लाख के गबन का आरोप लगा। नसीहत दी। 5 करोड़ 19 लाख का एक पैसे का लेन देन का विषय था, जो कि बहुत सारे अखबारों में छपा भी था और उस विषय को लेके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को एक अपना अनुरोध भेजा है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए कार्रवाई करें और उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में लाएं। अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना। बीजेपी को अरुण सिसोदिया के खत से बैठे बैठे मुद्दा बन गया। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस के सवाल को खारिज किया, साथ ही पारदर्शिता की मांग। सिसोदिया जी ने आरोप लगाया है 5 करोड़ 79 लाख रुपए बिना मोहन मरकाम जी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बिना उनकी अनुमति के, बिना पार्टी की सहमति के गाजियाबाद की किसी कंपनी को दिया गया, जिसमें शायद भूपेश बघेल जी के पुत्र भी उस कंपनी में इन्वॉल्व है, ऐसा वो पत्र में लिखा है। और हम इसलिए तो कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, और किस लिए कहते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे पड़े हैं जो रिजर्व बैंक और एसबीआई का है, परंतु ये 5 करोड़ 89 लाख कहाँ से आए और कहाँ चले गए, आपके ही नेता कार्यकर्ता जवाब पूछ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। ऐसे में पार्टी फंड का दुरुपयोग भी अब मुद्दा बन सकता है और एक बार फिर भूपेश बघेल बीजेपी के निशाने पर है। विनोद वर्मा भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अपनों ने भले तीर कहीं और चलाया, लेकिन जानकार मानते हैं निशाने पर भूपेश बघेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा के दूसरे दिन ही आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। लोकसभा चुनाव में एनडीए से एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वैसे पारस को लेकर बिहार की राजनीति भी बेहद गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने एनडीए पर उनकी पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सूत्र बताते हैं कि पारस गुट आरजेडी के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। आरएलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा की सीट भी मांगी है, ऐसी चर्चा है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को पारस बैठक कर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वे ही तय करेंगे, पर बीजेपी और जेडीयू ने
बेहद सधा हुआ बयान दिया है और पारस को लेकर सम्मान की बात कही गई है। माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है, उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। वहीं पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारस के साथ अन्याय हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील कर करके इनको सटाई थी, भाजपा मंत्री ही बनाई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परिणाम बुरा मिला। हरि कीर्तन करते रहे प्रधानमंत्री जी का, फिर भी इनको प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया। आरएलजेपी के नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, इसकी सब अपेक्षा कर ही रहे थे। जब इतनी बेइज्जती हो गई, अब त्यागपत्र अगर ना देते तो कब देते, लेकिन उनको तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी स्थिति उस कबूतर की तरह थी जो कि सामने में अजगर को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। चर्चा तेज है कि क्या हाजीपुर सीट पर वाकई चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चुनावी जंग होने जा रहा है। सवाल कई हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के अगले कदम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड की 2 चर्चित राजनीतिक हस्ती गीता कोड़ा और सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। गीता कोड़ा कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आई, जबकि सीता सोरेन जेएमएम से बीजेपी में आई है। तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा है। सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो वहीं गीता कोड़ा ने भी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है।